Can there be reservation for other backward classes, OBCs? Is the OBC reservation constitutionally valid? क्या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हो सकता है? क्या अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है? इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को हमें खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक अति महत्वपूर्ण एवं अति उपयोगी फैसले को हमें समझना होगा, जो इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आया था। ग्रोथ माउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर इस महत्वाकांक्षी श्रृंखला के तहत इस उपाख्यान का हम लोग आज विश्लेषण करेंगे, एक परीक्षा लक्ष्य विश्लेषण करेंगे और एक सामान्य समझ को बनाने का प्रयास करेंगे। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करनी है बात। आज का उपाख्यान 15वां उपाख्यान है। इस महत्वपूर्ण जो श्रृंखला चल रही है ग्रोथ माउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर, जिनमें हम अति ऐसे महत्वपूर्ण फैसले, ऐसे क्रांतिकारी फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं आज़ादी से आज दिन तक, उनको देखते चले हैं। जिन्होंने संविधान के रूप में फेरफार किया हो, भारतीय शासन प्रणाली में फेरफार किया हो या अन्य कोई ऐसे महत्वपूर्ण फेरफार किए हो, उन निर्णयों को हम लोग यहाँ आपके सामने रखते हैं। आज 15वां निर्णय है, यानी कि 15वां उपाख्यान है। इसके पहले का यानी कि 14वां उपाख्यान, जो कि मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का था, उसमें भी आरक्षण का ही मुद्दा था। जैसे हमने यहाँ देखा कि आरक्षण के मुद्दे के साथ संबंध में यह पूरा का पूरा आज फैसला रहने वाला है। तो 14वां उपाख्यान भी आरक्षण संबंधी ही था, मगर इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो फंडामेंटल डिफरेंस है, वो ये है कि मोहिनी जैन वाला जो केस था, उसमें आरक्षण जो है, उसमें जो आरक्षण का मुद्दा था वो शैक्षणिक संस्था संबंधी था, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन चाहिए तो उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था। मगर यहाँ इंदिरा सोहनी के इस केस में आरक्षण जरूर है, मगर गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है, यानी कि लाइवलीहुड में, रोजगार में, यहाँ आरक्षण की बात की गई है। तो फंडामेंटली रिजर्वेशन का मुद्दा दोनों में सेम है, मगर रिजर्वेशन कहाँ देना है वो दोनों में भिन्नता में देखने को मिलती है। तो शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा, ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए, और शुरू में बात करनी है इसके इंट्रोडक्शन से। जैसे हमने एक जो है मॉडस ऑपरेंडी सेट कर रखी है। पहले सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन की बात होती है, फिर बैकग्राउंड देखते हैं, फिर दोनों पक्षों की जो आर्ग्यूमेंट्स होती है, यानी कि तर्क होते हैं, जो वितर्क होते हैं पक्ष और विपक्ष के, उनको देखने का प्रयास करते हैं। फिर इसमें कोई अगर लीगल इश्यू इन्वॉल्व होते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, उनको देखते हैं, और अंततः हम लोग इसके जजमेंट के बारे में देखते हैं। और फिर बाद में इस पर्टिकुलर फैसले के प्रभाव को एवं इसके महत्व को भी समझने का प्रयास करते हैं, जो 100% एक परीक्षा लक्ष्य दृष्टिकोण है। अब शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन से हमें चर्चा शुरू करनी है। इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस दैट डेल्ट विद द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यस, देखिए, मैंने जो आपको चित्र स्पष्ट किया कि एक तो ये रिजर्वेशन की बात है, जैसे हमने मोहिनी जैन वाला केस में भी देखा था। मगर मोहिनी जैन वाले केस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए छात्रों को आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस संबंधी चीजें थी। और यहाँ जो रिजर्वेशन देना है वो देना है गवर्नमेंट जॉब्स में। सरकारी जो नौकरी होती है उनमें जो पिछड़े वर्ग है, सरकारी नौकरी में जो पिछड़े वर्ग है, उनको यहाँ आरक्षण देने की बात है। और यहाँ इस जो है निर्णय से ये प्रस्थापित हुआ। जैसे हम लोग आगे देखेंगे, जब निर्णय देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा कि इस निर्णय से जो है प्रस्थापित हुआ कि पिछड़े वर्गों को रोजगार में, यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना चाहिए। यह कॉन्स्टिट्यूशनली अवैध नहीं है, वैध है, लीगल नहीं, जो है इलीगल नहीं है, आई एम सॉरी, मगर ये लीगल है। इट्स नॉट वॉइड बट इट्स लीगल। तो ये बात यहाँ आखिरी में प्रस्तापित की गई थी। फंडामेंटली अगर देखें तो संविधान की धारा 16 के आजू बाजू, ठीक है, भारतीय संविधान की धारा जो 16 है उसके आजू बाजू यह पूरा का पूरा जो निर्णय है वो घूमता है। धारा 16 जो है वो कहती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। ठीक है, किसी भी किस्म का भेदभाव, कोई भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, और सबको समान रूप से रोजगार की तकें उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा यहाँ धारा 16 में मूलभूत कहा गया है। हालांकि धारा 16 की 6 उपधाराएं हैं। आर्टिकल 16 कंसिस्ट ऑफ 6 सब क्लॉसेज, विच मीन 16(1), सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 अप टू 6। ठीक है, और यहीं पर
सारी चीजें बताई गई है, जो इनमें जो धारा उपधारा 4 है, धारा 16 की उपधारा 4 जो है सेक्शन 16 सब क्लोज 4, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वही अपने आप में स्टेट्स को, यानी कि राज्य को, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, जो अथॉरिटी है, आई मीन स्टेट यानी कि अथॉरिटी, उनको एक सत्ता देती है और उन्हें बताती है कि भाई कोई भी ऐसी जो कोई शक्ति है वो सरकार को रोक नहीं सकती। पिछड़े वर्गों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है उनको एक समान समाज का एक हिस्सा बनाने के लिए, समाज का एक समान हिस्सा बनाने के लिए वे सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है, यानी कि राज्य जो है वो व्यवस्था कर सकता है, सरकार जो है वो व्यवस्था कर सकती है। ऐसा यहाँ 16 क्लोज 4 में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ यही एक आर्ग्यूमेंट है कि क्या ये 16(4) जो है वो यहाँ 16 सब क्लोज 1 के साथ क्या वो कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि यहाँ 16(1) में कहा गया है कि भाई देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, या इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ यही आर्ग्यूमेंट, यही तर्क हमें देखना है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आप समझ लीजिए कि बहुत ही कुन्हे से उन्होंने यह डिफ्रेंशिएशन किया और हमारे सामने चीज़ों को स्पष्ट करके रखा। तो ये बात रही इसके आप समझ लीजिए कि परिचय की। अब हमें बैकग्राउंड देखना है। बैकग्राउंड थोड़ा सा विस्तृत है क्योंकि चीज़ों को हमें समझना है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बिंदुओं के तहत हमें चीज़ों को समझना होगा। एक के बाद एक बिंदुओं को हम लोग देखते चलेंगे। इन 1979 the Union government under Article 340 of the Constitution appointed second backward caste commission, famously known as मंडल कमीशन। यस, यह दूसरा था जो कि एक जातियों को, भारत में जातियों का अभ्यास करने के लिए, जातियों का अध्ययन करने के लिए यहाँ बनाया गया था। पहला जो था वो था काका कालेलकर कमीशन, जो उनकी अध्यक्षता में सबसे प्रथम बार पिछड़ी ज्ञातियों की जो है स्टेटस, उनका समाज में स्टेटस किया है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो, वो पूरा अध्ययन करने के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी। तो दैट वाज द फर्स्ट कमीशन अंडर काका कालेलकर, एंड मंडल कमीशन वाज सेकंड बैकवर्ड कास्ट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द स्टेटस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसे संक्षिप्त में SEBC हम लोग कहते हैं। ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट and recommended steps to be taken for their advancement. Section 4 and 55 of Constitution, 42nd Amendment Act 1976 states that Article 340 empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of social and educationally backward classes within the territory of India. Yes, तो यहाँ जो ये कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई, जो समितियों की नियुक्ति की गई, वो धारा 340 के तहत की गई। धारा 340 में यह शक्तियां मिली है, मगर यह धारा 340 में यह शक्तियां कहां से आई, तो वो बताया गया है कि 42nd जो अमेंडमेंट हुआ उसकी धारा 4 और 55, ये दोनों आर्टिकल 340 को एक प्रकार से मजबूत बनाते हैं, उनको यह सत्ताएं प्रदान करते हैं कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो भारत में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो जातियां हैं, जो क्लासेस है, उनके लिए, उनके अध्ययन के लिए, उनका स्टेटस जानने के लिए, या उनके उन संबंधी कोई भी मुद्दे के लिए वे कमीशन का या समिति का अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। ये सत्ता प्रेसिडेंट को यहाँ 42nd अमेंडमेंट की धारा 4 और 55 से मिली है वाया आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात, जिसका जिक्र मैंने किया, विच वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर। ठीक है, यहाँ कुछ माहितियाँ हैं जो कुछ तथ्यात्मक माहिती हैं जो हमें मददरूप साबित हो सकती है। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन इज नोन एज काका कालेलकर कमीशन। इट वाज सेट अप ऑन जनवरी 29 1953, यानी कि आज़ादी के बाद, एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द 30th March 1955। द कमीशन लिस्टेड आउट 2399 कास्ट as socially and educationally backward on the basis of criteria evolved by it, but the central government did not accept that report. Yes, यहाँ फर्स्ट जो बैकवर्ड कास्ट कमीशन था, जो काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, उन्होंने अपने अध्ययन में, उन्होंने अपना जो रिपोर्ट था, जो सरकार को उन्होंने सुपर्द किया, उन्होंने उसमें माहिती दी कि भाई तकरीबन 2400 से अधिक ऐसी जातियां हैं जो अपना आप में, चाहे वो सामाजिक तरीके से हो चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, मगर वे पिछड़े जरूर है। ठीक है,
हालांकि ये बात अलग है कि सरकार ने इस कमेटी के रिपोर्ट को, इसके अहवाल को अनदेखा किया, इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया, इसकी कोई बात नहीं की। ठीक है, अब आगे देखें हम, उसके बाद का बिंदु है जो कहता है कि ये जो मंडल कमीशन था उनको क्या क्या कार्य मिले थे। हमने देखा कि ये मंडल कमीशन दूसरा कमीशन था, फिर पहला कमीशन भी देखा, उनमें कौन अध्यक्ष थे, उनका क्या कार्य था, उन्होंने क्या अनुशंसाएं सरकार को दी, वो सारी चीजें देखी। अब हमें सेकंड मंडल कमीशन यानी कि सेकंड बैकवर्ड कमीशन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में समझना है कि उनको क्या कार्य सरकार के द्वारा सौंपे गए थे। सबसे प्रथम टू डिटरमाइन क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द एससीबीसीज। यस, तो एक तो सबसे प्रथम तो एक परिमाण तय किया जाए, एक क्राइटेरिया तय किया जाए कि भाई किन्हें हम पिछड़ी जाति का माने, किन्हें हम पिछड़ी जाति का ना माने। दूसरा बिंदु टू रिकमेंड द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एससीबीसीज। अब जिनको पहचाना गया है, जो एससीबीसीज है, जो वाकई में पीड़ित है, प्रताड़ित है, जो पिछड़े हैं, वाकई में पिछड़े हैं, अब उनके उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कार्य किया जाए, कैसे जो है कैसे सरकार रणनीति बनाए, कौन कौन सी लाभकारी जो कल्याणकारी योजना है वो सरकार के द्वारा उनका अमलीकरण किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की जो है अपना आप में उसका अध्ययन भी यहाँ इस कमीशन को सौंपा गया एक जिम्मेदारी के रूप में है। तीसरा बिंदु टू एग्जामिन डिजरेबिलिटी एंड अदरवाइज मेक ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एससीबीसीज। यस, तो यहाँ एससीबीसीज के फेवर में जो रिजर्वेशन अगर लागू हो गया, ठीक है, तो उसकी फेवरेबिलिटी क्या है, डिजरेबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीजें भी उनको यहाँ उनका भी अध्ययन करना था और सरकार को वाकिफ करवाना था। एंड लास्टली टू सबमिट द डिटेल्ड रिपोर्ट विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इन सारी चीजों का एक विस्तृत अहवाल राष्ट्रपति को परत करना है। तो ये कार्य मंडल कमीशन को दिया गया था। कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1980। यस, दिसंबर 1980 में मंडल कमीशन ने अपना अहवाल प्रेसिडेंट को दिया। आइडेंटिफाइड 3747 कास्टेज एज एससीबीसीज। यस, मंडल कमीशन ने कितनी की थी, 2399 यानी कि 2400। मगर जो दूसरा बैकवर्ड कमीशन था, जो मंडल कमीशन था, उन्होंने 3743 कास्टेज ऐसी आइडेंटिफाई की जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी। और दूसरा बिंदु रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर देम। 27% रिजर्वेशंस गवर्नमेंट जॉब में उनको देना चाहिए जो इन जातियों से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ अहवाल मंडल कमीशन ने सरकार को दिया। उसके पश्चात देखें, टिल 1989 द सक्सेसिव गवर्नमेंट डिड नॉट टुक एनी एक्शन ऑफ दिस रिपोर्ट। यस, 1980 में मंडल कमीशन ने रिपोर्ट सरकार को दे दी, मगर 9 साल तक, टिल 1989 जो सरकारें आती गई, उन्होंने इस जो अहवाल के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया, कोई विचार नहीं किया। इन 1989 न्यूली इलेक्टेड जनता गवर्नमेंट इश्यूड एन ऑफिस मेमोरेंडम टू इंप्लीमेंट दैट कमीशंस रिकमेंडेशन। यस, मगर फिर बाद में 1989 9 साल के बाद एक नई चुनी हुई जनता गवर्नमेंट की सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया और बताया कि भाई यह कमीशन की जो अनुशंसाएं हैं उनको तुरंत ही तत्काल रूप से लागू किया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ जो ऑफिस मेमोरेंडम है, जो यहाँ बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू हुआ, तो व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम? बहुत ही सामान्य सी चीज है। यह एक ऐसी पत्रिका होती है या एक ऐसा सरकारी आदेश होता है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रतिदिन के प्रशासन के लिए जरूरी होता है। प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उन्हें ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। तो इस ऑफिस मेमोरेंडम, इस टूल का उपयोग करते हुए नई निर्वाचित केंद्रीय सरकार ने, जो कि जनता जो दल की थी, जनता पार्टी की थी, जनता पक्ष कहना इसको उचित रहेगा, उनके द्वारा यहाँ ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए मंडल कमीशन की अनुशंसाएं जो 1980 में उन्होंने दी थी वो लागू करने का फैसला यहाँ किया गया। अब इस फैसले के प्रत्याघात पूरे देश में पड़े। ठीक है, दंगे हुए, फसाद हुए, जो हम लोग आगे देखेंगे। Issuance of office memorandum was followed by the violent anti-reservation movement that rocked the country for 3 months. Yes, लगातार 3 महीने तक पूरे भारत में दंगा फसाद होते रहे। जो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट थे, जो आरक्षण विरोधी आंदोलन था, जो लोग थे जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, वे अब जो है सड़क पर उतर गए, सरकार के सामने आ गए कि भाई आप तो आरक्षण जिनको दे रहे हैं तो उनको ज्यादा फायदा होगा, हमारा क्या। ठीक है, तो ऐसा एक जो पूरा दृश्य है वो भारत में उत्पन्न हुआ था। In 1990, a writ petition was filed on behalf of the Supreme Court Bar Association challenging the validity of
दिस ऑफिस मेमोरेंडम एंड फॉर स्टेइंग इट्स ऑपरेशन। यस, ऐसा 3 महीने तक चला। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने एक याचिका दर्ज की, एक याचिका फाइल की, जिसके तहत उन्होंने बताया कि भाई जो यह ऑफिस मेमोरेंडम है, जो जनता सरकार के द्वारा इश्यू किया गया, जो मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने की बात करता है, तो क्या ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है, क्या ये वैलिड है? क्या ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है? ऐसा सवाल सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट में पूछा। 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इश्यूड ए स्टे ऑर्डर टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। यस, 5 जजों की बेंच ने एक स्टे ऑर्डर जारी किया और बताया कि भाई जब तक इसका जो है फाइनल फैसला ना आ जाए, इसका निर्णय ना आ जाए, तब तक चीज़ों को यहाँ ऐसे ही रख दो, यानी कि स्टैंड बाय मोड में रख दो। फिर उसके बाद इन द मेन टाइम द जनता गवर्नमेंट कोलैप्स्ड एंड द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हेडेड बाय श्री पीवी नरसिम्हा राव इश्यूड अनदर ओएम ऑन सितंबर 25, 1999। मीनवाइल जनता गवर्नमेंट जो है वो गिर गई, क्योंकि बहुत ही जो है कमजोर तरीके से वो सत्ता में आई थी। फिर बाद में कुछ सांसदों ने अपना जो सपोर्ट है वो खींच लिया और उसी की वजह से वे संसद में टिक नहीं पाए, अपना जो बहुमत है वो साबित नहीं कर पाए और उनकी जो सरकार है वो कोलैप्स हो गई, गिर गई। द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हेडेड बाय श्री पीवी नरसिम्हा राव इश्यूड अनदर ओएम। नई सरकार आई, नए बड़ा प्रधान आए, यानी कि जो है प्रधानमंत्री आए, जिनका नाम था श्री पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने एक और ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया सितंबर 25, 1991 के दिन। द न्यू ऑफिस मेमोरेंडम इंट्रोड्यूस्ड द इकोनॉमिक क्राइटेरियन ग्रांटिंग रिजर्वेशन बाय गिविंग प्रेफरेंस टू पुअर सेक्शन ऑफ एससीबीसीज इन 27% कोटा। यस, ये बहुत ही जो है अच्छा ओएम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लाया गया और उन्होंने जो आइडेंटिफाइड एससीबीसीज थे, जो हमने देखे थे, जो मंडल कमीशन ने किए थे, विच वर रफली 3743 कास्ट, ठीक है, तो इसमें भी एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया शामिल किया इस नए ऑफिस मेमोरेंडम ने और बताया कि भाई जो 27% एससीबीसीज को मिलने वाले हैं, तो वो 27% में मैक्सिमम ऐसे एससीबीसीज को मिले जो है जग या तक जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है, जिनकी आर्थिक परिस्थिति जो है वो वाकई में बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही खराब है। मगर ऐसा भी हो सकता है कि एससीबीसीज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती है, जिन्हें हम क्रीमी लेयर कहते हैं। क्रीमी लेयर, ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्रीमी लेयर, ठीक है, कि ये ऐसी लेयर होती है जो ओवरऑल जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनमें एक लेयर होती है, जो पिछड़े वर्गों में जो एडवांस लोग होते हैं, जो पिछड़े वर्गों में मॉडर्नाइज्ड जो अमीर लोग होते हैं, उनको यहाँ क्रीमी लेयर कहते हैं। तो यहाँ ये नए ओएम में एक ऐसे क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा गया। इट ऑल्सो रिजर्व्ड अनदर 10% ऑफ वैकेंसीज फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन हु वर नॉट कवर्ड अंडर एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन स्कीम। और इसने 10% और अधिक आरक्षण रखा ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जो भारतीय सरकार की अन्य कोई आरक्षण की स्कीमों के जो है आरक्षण की स्कीमों का हिस्सा ना हो, ठीक है। तो ऐसे अधिक 10% आरक्षण भी यहाँ इस नए ऑफिशियल मेमोरेंडम ने घोषित किया। फिर उसके पश्चात देखें तो 5 जज बेंच रिफर्ड द केस टू 9 जजेस बेंच, क्योंकि इनको लगा कि भाई यह जो मुद्दा है वो थोड़ा संवेदनशील है, साथ ही में इसमें संवैधानिक जो है अर्थघटन का भी एक मुद्दा है, तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा और इसलिए यहाँ ऐसे निर्णयों को करने के लिए ज़्यादा मत चाहिए, ज़्यादा मानव संसाधन चाहिए और इसलिए यहाँ 9 जजों की बेंच को यह पूरा केस सौंपा गया। न्यू बेंच issued a notice to the government to show the criterion upon which government has proposed to make 27% रिजर्वेशन। यस, नई बेंच ने सरकार को पूछा कि भाई आप हमें आपका क्राइटेरिया दे दीजिए कि भाई आपने किस आधार पर यह 27% आरक्षण जो है वो आपने घोषित किया है, ठीक है, और उसका क्राइटेरिया क्या है वो आप हमें बता दीजिए। ऐसा नई बेंच ने सरकार के पास से मांगा, ठीक है। सो दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज हाउ द होल केस वॉज एडवांस्ड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर जो है अपना निर्णय सुनाया। तो ये बात रही इसकी पृष्ठभूमि की।
अब हमें तर्क वितर्कों के बारे में देखना है, दोनों पक्षों के तर्क वितर्कों को देखेंगे, मगर सबसे प्रथम यहाँ याचिकाकर्ता जो है उनके पक्षों को देखना है, उनके तर्क वितर्कों को देखना है। यहाँ तर्कों की शुरुआत जो है वो याचिकाकर्ताओं से हो रही है, जिनमें बताया गया है कि उन्होंने सबसे प्रथम दलील ये की कि भाई जो मंडल कमीशन है वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो एक दरार बन गई है इन जाति विभाजन की वजह से, उस दरार को ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट और गहरी बना रहा है और बड़ी बना रहा है। ऐसा प्रथम बिंदु, प्रथम तर्क यहाँ याचिकाकर्ताओं के द्वारा रखा गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू देम office memorandum issued on the basis of Mandal report which is solely based on the caste criterion is violative to article 16 sub clause 2। ठीक है, यहाँ जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसको भी अवैध बताया गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, और ये बताने का प्रयास किया गया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 16 की उपधारा 2 के कंसिस्टेंसी में नहीं है, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। तो ये उनका दूसरा तर्क रखा। They also demanded a fresh commission under Article 340 subclause 1 to make a fresh survey throughout the length and breadth of the country, as the Mandal report was based on the 1931 census and therefore it can never serve a correct basis for identifying the backward class। Yes, यहाँ ये तर्क जो है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने बताया कि भाई आप अगर गिनती करना चाहते हैं, आप अगर सर्वेक्षण करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से कीजिए, अपने आप ही पूरे भारत के कोने कोने का भ्रमण कीजिए और माहितियां जो है, जो डेटा जो है वो कलेक्ट कीजिए, नहीं कि आपने 1931 के जैसे डेटा को कलेक्ट करके हमारे सामने यह जो सारे अनुमान है वो रख दिए। तो ये भी एक अच्छा तर्क है जो पिटिशनर के द्वारा रखा गया था। कास्ट कैन नेवर बी बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन। उन्होंने ये भी कहा कि भाई पहचान के लिए जाति जो है वो कभी भी उपयोग में नहीं ली जा सकती, जाति से पहचान जो है वो कभी भी बन नहीं सकती। Survey to identify backward caste should be from individual to individual. It cannot be caste wise. A secular socialist society can never approve of identification of backward castes on the basis of caste। Yes, तो यहाँ ये जो सेक्युलर सोशलिस्ट समाज है, जो एक समाजवादी है, जो पूरा समाज जो बिन सांप्रदायिक है, वो कतई भी अपनी जातियों को जो है अपनी जो है पिछड़ी जातियों के नाम से पहचानने का अधिकार देगा या पहचानने की व्यवस्था करेगा। तो ये बात यहाँ पिटिशनरों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। Yet another argument of the petitioner was that if the recommendation on the commission are implemented, it would result in the substandard replacing the standard and the reins of power passing from meritocracy to mediocrity। Yes, तो यहाँ ये एक अपने आप में जो मूल्य है, जो आज दिन तक चले आ रहा है, जो परंपरागत मूल्य है, यहाँ उनका उल्लंघन होने का भय है, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने बताया कि भाई अगर मंडल कमीशन की अनुशंसाओं का अमलीकरण होता है तो यहाँ परिस्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। इनफैक्ट यहाँ जो सबस्टैंडर्ड है, ठीक है, वे जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, ऐसा भी यहाँ भय इनको लग रहा है। They said it would result in demoralization and discontent and revitalization of the caste system and it will divide the nation into two, forward and backward। Yes, तो यहाँ काफी सारी चीजें थी जो कि इन याचिकाकर्ताओं के द्वारा तर्क के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, और इनके तर्क भी जो है अपने आप में बोधि संपन्न थे, अपने आप में कहीं कहीं लॉजिक की बात की जा रही थी। जैसे हमने यहाँ देखा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से पूरे देश का जो समाज है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। एक जो है फॉरवर्ड जो है पूरा का पूरा क्लास हो जाएगा, फॉरवर्ड वर्ग हो जाएगा, और एक हो जाएगा पिछड़ा यानी कि बैकवर्ड। ठीक है, तो ये अपने आप में यहाँ संवैधानिक मूल्यों का भी एलन है, जो समानता की बात करता है, जो भेदभाव रहित एक समाज की बात करता है। ठीक है, और पूरे भारत के एकता और अखंडता एवं भारत के सार्वभौम के लिए भी यह जरूरी है, ये अपने आप में खतरनाक है। उसके पश्चात देखें, द पिटिशनर सबमिटेड दैट द प्रोविजन कंसिडर्ड बाय क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 कैन एंड शुड नेसेसरीली बी मेड ओनली बाय द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द स्टेट एंड नॉट बाय द एग्जीक्यूटिव और बाय एनी अदर। जैसे हमने देखा कि 16 सब क्लॉज 4 जो है वो राज्य को यानी कि अथॉरिटी को ऐसी सत्ताएं देता है कि भाई वे पिछड़े जातियों के उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए वे सरकारी नौकरियों में उनके आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने क्या तर्क दिया कि भाई ये बात सही है, मगर
16 धारा जो 16 है उसकी जो उपधारा 4 है उनका उपयोग मात्र और मात्र लेजिस्लेटिव विंग के द्वारा ही किया जाना चाहिए, नहीं कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा। यहाँ क्या हुआ, ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए सरकार ने इस अनुशंसाओं के अपना अमलीकरण की बात की। ऑफिस मेमोरेंडम जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा इश्यू होता है, और प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ याचिकाकर्ताओं को खटक रही थी। They contended that the equal protection clause prohibits the state from making unreasonable discrimination in providing preference and facilities for any section of its people. Yes, तो यहाँ ये भी बताया कि भाई जो इक्वल प्रोटेक्शन की क्लोज है यानी कि 16(1), ठीक है, यही क्लोज 16(4) को निष्क्रिय बना देती है, इनएक्टिव बना देती है, आई मीन। तो ये तर्क भी यहां से याचिकाकर्ताओं ने रखा। उसके बाद ऑन द अदर हैंड रिस्पोंडेंट्स रिफ्यूज्ड ईच एंड एवरी कंटेशन ऑफ द पिटिशन। यस, दूसरी बाजू जो प्रतिवादी थे, जो रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने याचिकाकर्ताओं के सभी तर्कों को अपने आप में गलत बताया। अकॉर्डिंग टू देम द क्राइटेरिया इवॉल्व्ड, द मेथोडोलॉजी एडप्टेड एंड द आइडेंटिफिकेशन मेड एंड लिस्ट प्रिपेयर्ड वेर वैलिड एंड लीगल। उन्होंने बताया कि भाई जो क्राइटेरिया जो बना है, जो परिमाण बनाया गया है इस समिति के द्वारा, मंडल कमीशन के द्वारा, जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, सरकार को दिए गए हैं, प्लस जो पहचान करने की जो पूरी जो सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है जो खड़ा किया है इस कमीशन ने, वो सारी चीजें अपने आप में वैलिड है और लीगल है, यानी कि वैध है। द रिस्पोंडेंट कंटेंडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज लिबर्टी, equality and fraternity for all class of people irrespective of the religion, community, caste, occupation, residence or any other thing alike। ठीक है, तो यहां बताया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे नागरिकों को अपने आप में समानता, जो है बंधुता एवं लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, ये 3 चीजें उनको गारंटी देता है विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, ठीक है, जिनके नाम यहां हमने नीचे पढ़े। दूसरा बिंदु, टू एलिवेट बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड कास्ट टू द पोजीशन ऑफ इक्वालिटी विथ मोर फॉर्चुनेट, एफिलिएंट एंड एनलाइटेंड सेक्शन ऑफ आवर कंट्री, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। यस, अगर समाज को समान बनाना है, अगर आज के समय जो पिछड़ा वर्ग है, अगर उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो हमें उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी। आरक्षण की व्यवस्था के बिना उनका अपलिफ्टमेंट लगभग असंभव है, ऐसा यहाँ प्रतिवादियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। फिर उसके बाद द रिस्पोंडेंट आर्ग्यूड दैट दो इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोवाइडिंग प्रेफरेंस फॉर एनी सेक्शन ऑफ इट्स पीपल, इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू दोज प्लेस्ड अनइक्वली। ठीक है, तो यहां अपने आप में जो 16 सब क्लॉज 1 जो है वो सरकार को बार नहीं करता, ऐसा यहां प्रतिवादियों का एक तर्क है। फिर द बेसिक पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इज ऑफसेट द इनइक्वालिटी। यस, और यहां प्रतिवादियों ने यह भी बताया कि भाई जो रिजर्वेशन की बेसिक पॉलिसी है, जो बेसिक पॉलिसी वो अपने आप में इनइक्वालिटी को खत्म करना है, इनइक्वालिटी को यानी कि असमानता को खत्म करना है। तो यहां जो पिटिशनर्स थे यानी कि जो इंदिरा सोहनी और उनके तरफ ही जो सारे याचिका करते थे, उन्होंने सरकार की इस आरक्षण नीति का बहिष्कार किया, भरपूर विरोध किया। वहीं सरकार जो थी वो रिस्पोंडेंट बनकर एक डिफेंडिंग मोड में वे तर्क सुप्रीम कोर्ट को देते रहे। दे सपोर्टेड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास सोलेली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व। तो ये सारी चीजें थी जो कि जो तर्क के रूप में हमने देखी, एक प्रतिवादियों के पक्ष से देखा, और उसके पहले हमने जो याचिका करता थे यानी कि जो इंदिरा सोहनी एवं अन्य उनके पक्ष की भी बात सुनी। अब यहाँ हमें ऐसे मुद्दे देखने हैं जो वैसे कानूनी मुद्दे हैं, मगर इस पर्टिकुलर जो है मामले के साथ जुड़े हुए हैं। 4-5 बिंदु है, वी विल सी वन बाय वन। वेदर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 एंड वुड बी इंक्लूसिव ऑफ द राइट टू द रिजर्वेशन टू पोस्ट इन सर्विस अंडर द स्टेट। यस, यहाँ बताया गया कि भाई क्या आर्टिकल 16(4) जो है वो अपवाद है आर्टिकल 16(1) के पास, क्योंकि आर्टिकल 16(1) में बताया गया है कि एवरीवन शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में बताया गया है कि भाई राज्य को कोई नहीं रोक सकता अगर उन्हें लगे कि भाई कोई ऐसे पिछड़े वर्ग को आरक्षण की जरूरत है सरकारी नौकरियों में। तो यहाँ ये सबसे पहला प्रश्न था कि इसमें से कौन सुप्रीम है, 16 सब क्लॉज 4 और 16 सब क्लॉज 1, हु इज द सुप्रीम।
दूसरा बिंदु, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ द फ्रेज बैकवर्ड क्लास इन आर्टिकल 16(4) of the constitution and whether caste by itself could constitute a class and whether economic criterion by itself could identify a class for article 16(4). yes, तो यहाँ बेसिकली बताया गया कि 16(4) के लिए, ठीक है, जहां हमने देखा कि भाई सरकार को ये सत्ता मिली हुई है कि भाई कोई भी ऐसी पिछड़ी गिनाती को उनका उत्थान करने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए सरकार आरक्षण दे सकती है सरकारी नौकरियों में। मगर यहाँ पिछड़ी जो गिनाती है वो किस आधार पर तय की जाएगी, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि क्या वो मात्र और मात्र जाति के नाम के आधार पर तय किया जाएगा कि क्या ये पिछड़ी गिनाती है, क्या ये पिछड़ी गिनाती नहीं है, या कोई ऐसा आर्थिक परिमाण है, क्या कोई ऐसा इकोनॉमिक क्राइटेरिया होगा जिसकी बदौलत हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि भाई पर्टिकुलर पार्टी जो है वो अपने आप में बैकवर्ड पार्टी है, पर्टिकुलर पार्टी जो है वो बैकवर्ड नहीं है। तो ये एक और लीगल इश्यू। फिर वेदर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन सर्विस अंडर स्टेट बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया वुड बी कवर्ड बाय आर्टिकल 16(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, अगर सरकार जो है वो रिजर्वेशन की व्यवस्था पूरी की पूरी प्रस्तावित करे, आई मीन, ठीक है, और उसका जो क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, तो यहाँ 16(1) के तहत क्या उसको कवरेज मिलेगी? तो ये सारे ऐसे लीगल इश्यूज है जो कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। Can the extent of the reservation to post in the service under the state under Article 16(4) exceed 50% of the post in a cadre or service under the state? क्या संविधान की धारा 16 उपधारा 4 के तहत जो आरक्षण प्राप्त होता है, क्या वो कोई भी राज्य में 50% से अधिक हो सकता है? ये भी एक कानूनी प्रश्न है। Does Article 16(4) permit the classification of backward classes into BCs and more backward classes or permit classification among them based on economic and other consideration? Yes, ये भी एक प्रश्न है कि भाई 16(4) में जो बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है, क्या इस बैकवर्ड क्लासेस में फर्दर क्लासिफिकेशन है? क्या इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है कि भाई बैकवर्ड क्लास में भी कुछ जो कुटुंब है वो अपने आप में इकोनॉमिकली वेल स्टेबल है, कुछ कुटुंब जो है वो आर्थिक रूप से स्टेबल नहीं है, तो उसमें बीसी और मोर बीसी यानी कि मोर बैकवर्ड कास्ट, मोर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, या कोई ऐसी आर्थिक अन्य कोई ऐसी योजना है जिनके तहत जो है यह डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो ये भी एक कानूनी प्रश्न था। तो ये सारे ऐसा लीगल इश्यूज है जो सुप्रीम कोर्ट में रखे गए थे। फिर उसके बाद विल मेकिंग एनी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 16(4) फॉर रिजर्वेशन बाय द स्टेट नेसेसरीली हैव टू बी मेड बाय लॉ by the legislature of the state or by law made by parliament or could such provision be made by executive order? ये भी प्रश्न पूछा गया कि भाई समझ लीजिए कि भाई सारी चीजें सही है और आर्टिकल 16(4) का उपयोग करते हुए कोई सरकार ने आदेश जारी किया, कोई रिजर्वेशन का आदेश जारी किया, तो ये बात ठीक है, मगर ये आदेश जो है वो कैसे जारी किया जाएगा? क्या ये पार्लियामेंट के तहत जारी किया जाएगा, क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर के तहत जारी किया जाएगा, या एग्जीक्यूटिव के तहत जारी किया जा सकता है? तो ये भी एक प्रश्न है। फिर उसके बाद विल द एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू बी लिमिटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन मेड फॉर सच क्लासेस? तो यहाँ जुडिशियल रिव्यू जो है उसका भी कवरेज, उसका भी एप्लीकेशन, उसका भी जुरिस्डिक्शन जो है वो यहाँ तय करने का प्रयास किया गया। एंड लास्टली, वुड रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इनिशियल अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट और इट वुड बी एक्सटेंडेड टू द प्रमोशन एज वेल? यस, तो यहाँ ये भी बताया गया कि भाई यह सारी मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं जो ओएम सरकार के द्वारा घोषित किया गया, क्या इसका उपयोग करके मात्र और मात्र नई भर्तियां जो है, जो न्यू रिक्रूटमेंट्स है, क्या उसमें ही आरक्षण दिया जा सकता है, या जो बढ़ती है, जो प्रमोशन है, उसमें भी आरक्षण दिया जा सकता है? तो ये सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में मिलेगा। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में कुछ अन्य माहितियां हैं जो यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। दरअसल यहाँ फर्स्ट बैकवर्ड क्लास के तहत आर्टिकल 16(4) को समझाने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल 16(4) empowers the state to make any provision for reservation of appointment or post in favor of any backward class or citizen which is in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. Yes, अगर राज्य को लगे कि भाई अपने यहाँ अपने प्रशासन में, अपने प्रशासनिक तंत्र में कुछ जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, तो यहाँ ऐसे में वे ऐसी जातियों को पहचान कर उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ अधिकार, ऐसी सत्ता
संविधान के जो है अनुच्छेदीय संविधान की धारा 16 उपधारा 4 के तहत अथॉरिटी यानी कि राज्य को, सरकार को मिलती है। अब हमें जजमेंट यानी कि निर्णय के तरफ आगे बढ़ना है, निर्णय देखना है। आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट द कोर्ट हेल्ड दैट, दोनों पक्षों की बातों को, उनके तर्क वितर्कों को समझते हुए विचार विमर्श करके कोर्ट ने हमारे सामने यह निर्णय रखा। प्रथम बिंदु कहता है क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 16 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू क्लोज 1 ऑफ द आर्टिकल 16। यस, सबसे प्रथम तो ये बताया कि भाई जो क्लोज 1 है आर्टिकल 16 की और क्लोज 4 है, ठीक है। जो पहला प्रश्न था कि क्या 16(4) जो है वो एक्सेप्शन है 16(1) का, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि नहीं, वो उसका एक्सेप्शन नहीं है। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इम्प्लिसिट इन एन परमिटेड बाय क्लोज 1 इवन विदाउट क्लोज 4 it would have been permissible for the state to make provision for reservation of appointment post in their favor. Clause 4 merely puts the matter beyond any doubt in specific term. Yes, यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा अध्ययन किया। कोर्ट ने बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि ये तो 16(4) की मौजूदगी है जिनके तहत राज्यों को ऐसी सत्ताएं मिली हुई है आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु। अगर 16(4) ना भी होता तो भी स्टेट को कोई रोक नहीं सकता था ऐसे पिछड़े वर्गों को पहचानने के लिए, उनके आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए। ये तो 16(4) है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो यहाँ 16(4) आपको जो ये सुनिश्चित करेगा कि भाई राज्यों को कोई रोक नहीं सकता। अन्यथा 16(4) की गैरहाजिरी में भी राज्य को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कोर्ट ने सबके सामने रखा। पहला बिंदु। दूसरा, द प्रोविजन कंटेम्पलेटेड बाय आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 कैन ऑल्सो बी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द यूनियन और स्टेट। यस, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि भाई उसमें क्या है, चाहे वो पार्लियामेंट बनाए, चाहे वो लेजिस्लेटिव विंग बनाए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव बनाए, अल्टीमेट जो एम है वो तो प्रशासन का ही है, वो तो स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्जीक्यूटिव भी घोषित कर सकता है और लेजिस्लेचर भी घोषित कर सकता है। तो यहाँ ये बात भी स्पष्ट हो गई। तीसरा बिंदु, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड नॉट ओनली ऑन एन इकोनॉमिक बेसिस। यस, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई यहाँ दोनों बेसिस आप रखिए, मात्र इकोनॉमिक बेसिस जो है वो पर्याप्त नहीं है, मगर आपको कास्ट के नाम की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये दो बिंदु है, कास्ट नेम, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया है जिनके तहत हम लोग कोई भी कास्ट को पहचान सकते हैं, वेदर इट इज ए बैकवर्ड और नॉट। तो यहाँ दो बिंदु हमें उपयोग में लेने हैं, एक इकोनॉमिक जो परिस्थिति है वो स्टेटस, और दूसरा कास्ट का नाम। फिर उसके बाद द वार्ड्स ऑफ दोज बैकवर्ड कास्ट ऑफ पर्सन who have achieved a particular status in society, either political or social or economic, or if their parents are in higher services, then such individuals should be excluded to avoid monopolization of the services reserved for BC by a few. Exclusion of creamy layer is a social purpose. Yes, तो यहाँ जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले ही किया था, क्रीमी लेयर, ठीक है। देखिए आप अब समझ लीजिए कि भारत में 100 जो जातियां हैं वो बैकवर्ड कास्ट की है, और इनमें से 100 में से जो 40 जातियां हैं वो बैकवर्ड जरूर है मगर आर्थिक रूप से सुखी संपन्न है, दे आर इकोनॉमिक स्टेबल, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग। तो यहां उनको क्रीमी लेयर बताया जाएगा क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, और यहां क्रीमी लेयर्स को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता या प्रोपोर्शनेटली कम मिलता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 परमिट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास। सच क्लासिफिकेशन वुड बी नेसेसरी टू हेल्प मोर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि यहाँ जो 40 जो क्रीमी लेयर थे उसके अलावा जो 60 बचे थे वे मोर बैकवर्ड क्लास थे, तो उनको यहाँ जो है सरकारी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। And otherwise, those of the BCs who might little more advanced than the MBC might walk away with all the seats. और ऐसा करने का कारण ये है क्योंकि ऐसा अगर ना हो तो यहाँ जो सीटें हैं उनमें इन 40 का ही जो है अपना आप में उनकी ही मोनोपोली रहेगी। मोर बैकवर्ड क्लासेस को कोई तक नहीं मिलेगी, कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ क्रीमी लेयर जैसी चीज़ों की ऐसे जो है ऐसे तंत्र की व्यवस्था की गई है। फिर उसके बाद The reservation contemplated in clause 4 of Article 16 should not exceed 50%. Yes, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भी कोई भी हालत में आपको 50% से अधिक आरक्षण नहीं देना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो यह बात भी हमें यहाँ स्पष्ट हो गई। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसेबल एज वंस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर मेड
equal and bought in one class, then any further benefit extended for promotion based on the inequality existing priority to the initial benefits would be like treating equals unequally. Yes, तो यहाँ रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसेबल. यस, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि भाई आरक्षण भर्ती में जो या बढ़ती में जो आरक्षण है, बढ़ती में जो आरक्षण है वो अपने आप में संवैधानिक रूप से परमिसेबल नहीं है. As once the advantages and disadvantages are made equal and bought in one class and then any further benefit extended. बताया गया कि भाई सबसे प्रथम तो जो एडवांटेज्ड है, जो डिसएडवांटेज्ड है, उनको इक्वल बनाकर एक क्लास का बनाया गया. अब उनमें फिर से असमानता ढूंढना वो अपने आप में वाजिब नहीं है, ऐसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मानना था. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के जो है जरिए हमें स्पष्ट की. अब हमें यहाँ इस जजमेंट की आखिरी स्लाइड देखनी है, जिनमें हमें इस फैसले संबंधी महत्व को देखना है इसके, और इसके प्रभाव को भी समझना है. शुरू इसके महत्व से करेंगे. सबसे प्रथम, जजमेंट लेट डाउन है रीजनेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रिजर्वेशन. यस, इस निर्णय ने आरक्षण के इस प्रश्न को समाप्त कर दिया, मगर फिर भी यहाँ 100% इस प्रश्न का जो है समाधान नहीं हुआ था. इसीलिए यहाँ रीजनेबल शब्द को लिखा गया और इसीलिए ये जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है. साथ ही कोर्ट मेड एन अटेम्प्ट टू बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट एंड पर्सन बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी इन द मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. यस, कोर्ट मेड एन अटेम्प्ट टू बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट. ठीक है, बैलेंस ऑफ सोसाइटी शुड बी मेंटेन्ड, और उसमें अगर जो पिछड़े वर्ग ज्यादा पिछड़े हैं तो यहाँ उन्हें ऊपर लाने की जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए और राज्य को लाना ही चाहिए. ये इसका दूसरा महत्व है. और आखिरी, however, some opined that court should have taken into consideration the interest of the poor section. Yes, तो यहाँ ये एक और अपने आप में यहाँ मत है कि भाई कोर्ट को जो पुअर सेक्शन है, जो गरीब है, उनका भी जो है उनको भी नोंद में लेना चाहिए. तो कुल मिलाकर यहाँ ऐसा नहीं है कि उनको नोंद में नहीं लिया गया है. जो बैकवर्ड कास्ट है उनमें काफ़ी जो फैमिलीज है, जो हाउस होल्ड है, वे पुअर ही है. ठीक है, तो यहाँ उनका भी ध्यान रखने का प्रयास सरकार के द्वारा किया ही जा रहा है. तो कुल मिलाकर ये इसके महत्व की बात थी. अब इसके प्रभाव को देखते हैं. प्रथम बिंदु में, फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरियस गवर्नमेंट्स हैव मेड एन अटेम्प्ट टू चेंज द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ दिस केस विद इंटेंशन ऑफ पॉलिटिकल गेन. यस, समय समय पर इस निर्णय का जो है उपयोग यहाँ अपने आप में जो नेता है, जो राजनीतिक नेता है, वे अपने स्वार्थ के लिए करते आए हैं. दूसरा बिंदु कहता है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 इंसर्टेड न्यू आर्टिकल 16(4) आर्टिकल 16 सबक्लॉज 4A that empowers state to make provisions for reservation of SCs and STs. Yes, 16(4) हमने देखा SE BCs के लिए. अब 16(4A) SC एंड STs के लिए. ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है. प्रिलिमिनरी में भी पूछी जा सकती है, मेंस में भी पूछी जा सकती है, एवं हमारे इंटरव्यू में भी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बहुत ही जरूरी हो जाती है. दूसरा, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 इंसर्टेड आर्टिकल 4B. इट परमिटेड रिजर्वेशन बियॉन्ड 50% फॉर SC, STs एंड BCs इफ बैकलॉग वैकेंसीज कुड नॉट बी फिल्ड इन प्रीवियस ईयर्स. And third, 85th constitutional amendment which came into force in 2001, the word in the matter of promotion to any class is substituted by the word in matter of promotion with consequential seniority to any classes. So these were the three fundamental changes to the constitution by this particular Supreme Court judgment. Supreme Court के इस निर्णय के वजह से, ये इस निर्णय ने भारतीय संविधान में 3 मूलभूत फेरफार, ये संशोधन किए. तो यही सारी चीजें थी जो कि आज हमें यहाँ ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट UPSC पर इस विशेष महत्वाकांक्षी श्रृंखला के 15वें उपाख्यान में देखनी थी. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के अन्य उपाख्यानों में. साथ ही आप हमें growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. वहाँ यह सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ आपको ब्लॉग मिलेगी. आप वहाँ से आपकी समरी बना सकते हैं. PDF भी आपको डाउनलोड करने का मौका वहाँ से मिलेगा. तो आप आज ही हमारे साथ रजिस्टर कीजिए. लॉगिन करके आप पूरी वेबसाइट का एक्सेस पा सकते हैं. प्लस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल मोर एंड मोर सो वी कैन ग्रो टुगेदर. तो आज इतना ही. हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. जय हिंद.